नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की प्रश्नोत्तरी में। बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है जो रस के लिए यह ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, औरत के लिए औरत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? मैत्रेयी पुष्पा का, नासिरा शर्मा का, रमणिका गुप्ता का या प्रभा खेतान का? औरत के लिए औरत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइव को या लॉर्ड कर्जन को? शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? सही उत्तर है इसका लॉर्ड कर्जन। आप सभी अपना उत्तर देते रहिए कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी के आलवारों में रसिक संप्रदाय का बीज खोज लेना वैसे ही है जैसे वेदों में वायुयान बनाने की कला का अन्वेषण। यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर नामवर सिंह का? सही उत्तर है इसका बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी जो किताब है उससे यह कथन लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया या सभी सही? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? शुद्ध शब्द कौन सा है? सही उत्तर है इसका प्रतिच्छाया। ऑप्शन नंबर सी सही एवं शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, दुःशासन का संधि वाला पद क्या होगा? दुःशासन का संधि वाला पद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? संधि वाला पद कौन सा होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी दुःशासन हो जाएगा संधि वाला पद। एक नियम है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, च आए या शो आए, बड़ा श, तो विसर्ग जो है स में बदल जाता है, यानी यही वाला स जो है आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग जब व्याकरणों के अनुसार पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, 43 है, 51 है या 40 है? सही उत्तर है इसका 43। कामता प्रसाद गुरु जो है वह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या को 43 ही मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, त, थ, द, ध व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य है, तालव्य है, दंत्य है या मूर्धन्य है? त, थ, द, ध इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर है दंत्य। इनका उच्चारण स्थान है दंत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा अव्यय विरोध दर्शक है? और, या, परंतु और अतः? इसमें से कौन सा अव्यय जो है विरोध दर्शक है? सही उत्तर है परंतु। परंतु, लेकिन ये सब जो होते हैं वो विरोध दर्शक अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन बलदायक या सीमा बोधक निपात है? यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काश, सिर्फ, ठीक या क्या? कौन सा इसमें से निपात जो है बलदायक या सीमा बोधक कहलाता है?
निपात के कुल 9 भेद होते हैं और इसमें से सिर्फ जो है यह ऑप्शन बी बलदायक या सीमा बोधक निपात कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्भय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि? निर्भय में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका अव्ययी भाव समास। निर्भय में अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, बदरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्विगु है? बदरंगा में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका बहुव्रीहि। बदरंगा में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से तुर्की शब्द कौन सा है? लाश, काजू, पटाखा, अचार। तुर्की शब्द इसमें से कौन सा है, आपको पहचानना है। सही उत्तर है लाश, यह तुर्की शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाते हैं। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का, वासुदेव नंदन का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाते हैं। सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु, यह कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, शिव सिंह सेंगर ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या किशोरी लाल गुप्त ने? किसने किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद? सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, बिना दरवाजे का मकान किसका उपन्यास है? वेकी राय का, रामदरस मिश्र का, नागार्जुन का या राही मासूम रजा का? बिना दरवाजे का मकान किसका उपन्यास है? सही उत्तर है रामदरस मिश्र का, यह रामदरस मिश्र का उपन्यास है। 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका समय भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेणु का कौन सा उपन्यास यानी फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? कितने चौराहे, कलंक युक्ति, पलटू बाबू रोड या जुलूस? कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड या जुलूस? कौन सा उपन्यास इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है पलटू बाबू रोड, यह इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, यानी 1978 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में ही हो गई थी। इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जितने भी रचनाकार हैं उनकी प्रथम रचना और अंतिम रचना तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आपको बताना है कि नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा था? बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ या इमरतिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रतिनाथ की चाची। यह इनका प्रथम उपन्यास था, 1948 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हो पहले से तो। 215, 216, 217 या 218? नंददास के भंवर गीत में पदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका 216 पद हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, भारत में, सूरीनाम में या अमेरिका में? तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1983 ईस्वी में हुआ था, वह कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में, भारत में, सूरीनाम में या अमेरिका में? सही उत्तर है इसका भारत में, भारत में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छंदोविचित किसकी रचना है? कालिदास की, भवभूति की, दंडी की या अश्वघोष की? छंदोविचित किसकी रचना है?
सही उत्तर है दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? मालती माधव, रघुवंशम, वेड़ी संहार या कर्णभार? कौन सी रचना इसमें से नाटक नहीं है? सही उत्तर है रघुवंशम। कालिदास का रघुवंशम एक महाकाव्य है, नाटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि भाग 1 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि के नाम से, विचार निबंध के नाम से, विचार प्रवाह के नाम से या विचार विधि के नाम से? सबसे पहले यह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है इसका विचार विधि। विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1930 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ था और बाद में 1939 ईस्वी में इसका नाम जो है चिंतामणि भाग 1 कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? अज्ञेय को, नरेश मेहता को, भगवती चरण वर्मा को या केदारनाथ सिंह को? इनमें से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? सही उत्तर है इसका भगवती चरण वर्मा को। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। अज्ञेय को मिला है, नरेश मेहता को मिला है, केदारनाथ सिंह को भी मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कौन है? सरहपा हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, अमीर खुसरो हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं? हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है? सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो हिंदी के प्रथम कोशकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन में है कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और रघुवंशम। और आपको इन्हें क्रम से लगाना है बढ़ते हुए क्रम में समय के अनुसार। कालिदास की प्रथम रचना जो है ऋतु संहारम मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, यह क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? 270, 279, 280 या 281? विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 279 पद हैं इसमें। अगला प्रश्न मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बिना जान पहचान के लेन देन होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, भयंकर बरसात होना या बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना? मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है इसका बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना होता है मेढकी को जुकाम होना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। असमिया उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश? असमिया और उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं? सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है, बांग्ला आती है, असमिया आती है और उड़िया आती है। बिहारी हिंदी के भी 3 भेद हो जाते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इस तरह से असमिया और उड़िया मागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। छंद की पहचान करनी है आपको। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलती है। आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा, तोमर होगा, दोहा होगा, चौपाई होगा या बरवे होगा? सही उत्तर है इसका तोमर। तोमर छंद में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपक, उपमा, प्रतीप या उल्लेख? उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतीप अलंकार। इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैंने सिल पहुंचाई किसका निबंध है?
विद्यानिवास मिश्र का, प्रभाकर माचवे का, निर्मल वर्मा का या हरिशंकर परसाई का। मैंने सिल पहुंचाई किसका निबंध है? यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध हुआ था यह। विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या नागरी पिछाड़ी। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? सही उत्तर है नागरी प्रचारी। यह मासिक पत्रिका नहीं थी। किसी किसी किताब में इसको मासिक भी मिलता है, लेकिन यह थी त्रैमासिक पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा, इस कृति के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह या हंस राज रहबर। मुक्तिबोध की आत्मकथा, यह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका विष्णु चंद्र शर्मा। यह विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? उपन्यास है, डायरी है, रिपोर्टाज है या कहानी है? ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? सही उत्तर है इसका डायरी। उपेंद्रनाथ अस्क की डायरी है, 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा माना जाता है? पद्म पराग, टूटा तारा, अतीत स्मृति या पुरानी स्मृतियां। आपको बताना है हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा माना जाता है। सही उत्तर है इसका पद्म पराग। यह हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वट पीपल किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी की या काशीनाथ सिंह की। सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसमें 2 विधाओं का संकलन किया है। जो हिस्सा जो है वट नाम से है, इसमें इन्होंने महापुरुषों के संस्मरणों को शामिल किया है, और जो हिस्सा पीपल के नाम से है, इसमें इन्होंने साहित्यिक निबंधों को स्थान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? अज्ञेय की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, निराला की है या शमशेर की है? शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? सही उत्तर है अज्ञेय की। अज्ञेय की जीवनी है राम कमल राय द्वारा लिखी गई है, 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा भाग है? बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर है तीसरा। यह तीसरा भाग है। पहला जो भाग था वह क्या बोलूं क्या याद करूं था, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा जो भाग था वह नीड़ का निर्माण फिर था, 70 ईस्वी में 1970 में प्रकाशित हुआ था। बसेरे से दूर जो था वह तीसरा हिस्सा था, इसका तीसरा भाग था और 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद था 10 द्वार से सोपान तक, यह 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन सभी का समय याद कर लीजिएगा। अगर इसको ट्रिक से याद करना हो तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्या नीड़ बसा 10 द्वार तक, क्या नीड़ बसा 10 द्वार तक, तो क्या से हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से हो जाएगा नीड़ का निर्माण, फिर बसा से हो जाएगा बसेरे से दूर, और बसा 10 द्वार यानी 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से आप इसको क्रम से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य या डूब। नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास जो है इसमें से कौन सा है जो मछुआरों के जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है वरुण के बेटे। यह मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल या बुधवा की बेटी।
उग्र द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र इनका पूरा नाम था। सही उत्तर है दिल्ली का कलंक, यह इनका उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें सकर्मक क्रिया है? धोना, चलना, रोना और घूमना। इसमें से कौन सी क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है? सही उत्तर है धोना। धोना सकर्मक क्रिया है, बाकी सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अगला प्रश्न है, एक वचन बहुवचन का कौन सा जोड़ा गलत है? गली, गलियां, डिबिया, डिबियां, बधू, बधुओं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों। कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है आपको बताना है। सही उत्तर है हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों। कभी भी हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षरों नहीं होता है। हस्ताक्षर खुद ही एक बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? लिपि, पानी, दिन, आलसी। किस विकल्प का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सही उत्तर है इसका पानी, यह सदा एक वचन में होता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? जगते, नामना, सरीति और हरे। किसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है? सही उत्तर है सरीति, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है, दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, रीतिवादी हैं या ध्वनिवादी हैं? दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? सही उत्तर की बात करें तो दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है? प्राण है, दर्शन है, होठ है या तेल है। इसमें से एक वचन शब्द कौन सा है? सही उत्तर है इसका तेल। तेल एक वचन है और ये सभी शब्द जो है बहुवचन है। अगला प्रश्न, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या इनमें से सभी। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। सही उत्तर है इसका मिश्र, यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादाम किस भाषा का शब्द है? फारसी है, जापानी है, अरबी है या पुर्तगाली है। भाषा से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और खासकर जब फारसी और अरबी के आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि फारसी और अरबी के शब्दों को अच्छी तरीके से याद करिएगा। बादाम जो है वह फारसी शब्द है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रसाल, तामरस, अमृत फल या सहकार। कौन सा पर्यायवाची शब्द इसमें से आम का नहीं है? सही उत्तर है तामरस, यह आम का पर्यायवाची नहीं है, यह है कमल का पर्यायवाची। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कमल का एक पर्यायवाची तामरस भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, चार आनों का समूह चवन्नी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। तार सप्तक और दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी के कवियों को आपको याद करना ही पड़ेगा। अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी। आपको बताना है चौथा सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर है कीर्ति चौधरी, यह तीसरे सप्तक में सम्मिलित है, चौथे सप्तक में नहीं है। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसकी पंक्ति है? यह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और आपको बताना है अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, शमशेर की है या धर्मवीर भारती की है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। सही उत्तर है इसका अज्ञेय, यह अज्ञेय की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समीक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
आपको बताना है कि समीक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा। इस तरह से इसका सही संधि विच्छेद समीक्षा हो जाएगा, संधि सही हो जाएगी। नियम काम करता है कि अनुस्वार जो है म में बदल जाता है अगर श पर ऊपर अनुस्वार हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, चाहे आ आए, छोटी आए, बड़ी आए, कोई भी आए, तो जो अनुस्वार है वह म में बदल जाता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, सम और प्लस एकित। जब हम इसको करते हैं, संधि इसकी करते हैं, तो यह शब्द बन जाता है समेकित, ठीक है। तो इस तरह से जो अनुस्वार है वह म में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह कौन सा है? खरगोश के सींग, रम्या, मैंने कहा या भोला पंडित की बैठक। प्रभाकर माचवे का इसमें से निबंध संग्रह कौन सा है? सही उत्तर है इसका खरगोश की सींग। ये जो है प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह है, 1951 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं, विधा की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है? पंचलाइट, कहानी, रेहन पर रघु उपन्यास, नाटक बहुरंगी निबंध और रेती के फूल निबंध। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका नाटक बहुरंगी। यह निबंध नहीं है, यह नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से युग्म गलत है? कंठ स्वर अ आ, तालव्य स्वर ओ औ, मूर्धन्य स्वर री और ओष्ठ स्वर उ ऊ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य स्वर ओ औ, यह गलत है। तालव्य स्वर में हर्ष ई और दीर्घ ई आते हैं, तो इस तरह से यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की, मोहन राकेश की, कमलेश्वर की या निर्मल वर्मा की। छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका राजेंद्र यादव की। यह कहानी राजेंद्र यादव की है, 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। समय को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार होती है वहाँ खाली स्थान में आपको भरना है, होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या ये सभी। जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? और सही उत्तर है इसका भाववाच्य। खाली जगह पर यहाँ पर भाववाच्य भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, बंगाल का अकाल किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा या भगवती चरण वर्मा। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका हरिवंश राय बच्चन। यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसको 2 भाग में करके हम हल करेंगे। कल इसका दूसरा भाग आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।